नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक में भूगोल में आपको दूसरा चैप्टर यहाँ बताएंगे। दूसरे चैप्टर में क्या है? दूसरे चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। आपको इसके पहले चैप्टर के बारे में संसाधन क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो चीजें बता दी गई। आप अगर यहाँ ना देखे हैं उस चैप्टर को तो अगली पिछली वीडियो देख सकते हैं। वो अध्याय 1 है जिसमें संसाधन के बारे में बात की गई है। यहाँ हम उसके आगे की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ दो बातें होती हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक बात ये होती है कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह जो है अलग होती है, उसके बारे में थोड़ा एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। यहाँ बताया जाता है एक तंजानिया की छोटे से गांव में माम्बा नाम की लड़की की बात बताई जा रही है, जो कि कहाँ है? तंजानिया में। तंजानिया देश है, अफ्रीका के अंतर्गत आता है। वहाँ की बात कर रहे हैं। माम्बा की क्या सिचुएशन है? माम्बा जो है डेली सुबह क्या होती है, पानी लेने जाती है। वो घंटों पानी लेने के बाद जाती है और घंटों के बाद वापस लौटती है पानी लेकर। और इसके बाद क्या होता है, वो वापस आने के बाद अपने घर का काम करवाती है और इसके बाद बकरियों की देखभाल करवाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके माता पिता जो है बहुत कठिन परिश्रम करके जो है एक पहाड़ी पे वो झोपड़ी पे रहा करते हैं। वहाँ पे जो थोड़ी जमीन है उसमें वो बहुत कठिन परिश्रम करके सिर्फ सेम और मक्का ही उगा पाते हैं। और होता क्या है कि उनको वो चीज साल भर खाने के लिए नहीं हो पाती। दूसरी तरफ एक बात कहाँ से करेंगे? पीटर न्यूजीलैंड क्या स्थित है? ये जो है इनके यहाँ जहाँ पे है ये भेड़ पालन का प्रदेश है। इनके यहाँ इनके परिवार जो है एक ऊन का जो है कारखाना चलाते हैं, जिसमें ऊन से रिलेटेड सारे काम होते हैं। और इसके बाद क्या होते हैं, ये आने के बाद इनके पास जो भेड़ का बाड़ा रहता है उसमें जाते हैं। इनके अंकल वहाँ रहते हैं, जाया आया करते हैं पढ़ने के। वापस पढ़ने के जब पढ़ाते हैं फिर आते हैं पढ़ने के बाद तो जाया करते हैं, बाड़ा भी जाते हैं, सारी चीज देखते हैं। इसके बाद यहाँ क्या होता है, इनके यहाँ जैविक कृषि होती है। इनके घर वाले जो हैं वो जैविक कृषि करते हैं और सब्जियां उगाते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर देखेंगे? पीटर के यहाँ कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, जो भी चल रहा है वो पढ़ भी लिख रहे हैं, सारी चीज दिक्कत है इनको, पानी लाने वाला ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये देखिए, ये दोनों देश, ये विश्व के दोनों देश अलग अलग हैं। दोनों जो है दोनों जगह देखेंगे अलग अलग भिन्नताएं पाई जा रही हैं। तो इनमें क्या देख रहे हैं कि दोनों जगह की अलग अलग जलवायु है, अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग जो है वहाँ पे फसलें उगाई जा रही हैं। तो ये सब स्थिति जो है उनके जमीन का, मृदा का अंतर पड़ता है। तो यहाँ मृदा के बारे में, जलवायु के बारे में, वनस्पति के बारे में, ये सब सारी चीजें पढ़ना है। तो ये दोनों कहानियां शुरुआत में दी गई हैं, एनसीईआरटी बुक में दी गई है, हम अपने से बनाए हैं। ये चीजें यहाँ जानने के लिए दी गई है कि क्योंकि जिससे वो सारे लोग जो है ये समझ पाए कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह जो है सारी चीजें भिन्नता पाई जाती है। अब इसके बाद बात करेंगे हम भूमि के बारे में। भूमि क्या है? पूरी पृथ्वी की बात करते हैं। इसमें क्या है, मोस्टली जो है देखेंगे ज्यादातर जल है, 2/3 भाग मतलब कि 70% जल है। यहाँ पे क्या है देखेंगे कि भूमि की बात कर रहे हैं। भूमि क्या है, लगभग 30% के आसपास है। लेकिन क्या पृथ्वी पर जितनी भूमि है सभी जगह जो है रहने लायक है या फसल उगाने लायक है? तो ऐसा नहीं है। बहुत थोड़ी सी ही भूमि में जो है ऐसी है कि जहाँ रहा जा सकता है, जहाँ फसलें उगाई जा सकती हैं और उपयोग के लायक है। इसीलिए जो है बहुत से देश क्या है जहाँ जनसंख्या रहती है, इकट्ठा रहती है। और इसके बाद बात करते हैं कि भूमि में देखेंगे कि कहीं पर्वत होते हैं, कहीं पहाड़ होते हैं उसी। और इसके बाद मिट्टी के अंदर ही देखेंगे कि क्या होता है कि उसमें नदियां भी जाती हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे नदियों के बाद अगर इसी में देखेंगे बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ की रेगिस्तान है, वहाँ रहा जा सकता है, नहीं रहा जा सकता। और इसके बाद देखेंगे पठार है, पठार में भी नहीं रहा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत थोड़ी ही भूमि जहाँ मैदान है बराबर कृषि की जा सकती है और रहा जा सकता है अच्छे से। और अलग अलग जगह देखेंगे, पठार की भूमि अलग है, पहाड़ों की अलग है, मैदान की अलग है। तो कहने का मतलब जगह बदलने के साथ साथ मिट्टी की जो गुणवत्ता है, गुण है, वो भी बदल जाते हैं। इसमें कोई कहने की बात नहीं, हर जगह अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। और बात करेंगे क्या, भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग मतलब कैसे हम भूमि का उपयोग करते हैं? सड़क बनाने के लिए, कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, उद्योग के लिए, घर के लिए, ये सब सारी चीजें क्या है, भूमि का उपयोग करते हैं अलग अलग जगह पे।
और इसके बाद आएंगे हम मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी का अगर एक फिगर देखेंगे बुक में, ऐसा फिगर मिल जाएगा आपको, ये फिगर ऐसे मिल जाएगा, कट चित्र मिल जाएगा, ये ऐसे कि जो ऊपर वाली लेयर होती है उसमें ह्यूमस और वनस्पति की मात्रा, ये जो है इसमें जो है ह्यूमस पाया जाता है। यही ऐसी परत होती है जिसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ फसलें उगाई जा सकती हैं। सब सारी चीजें पूरी गहराई तक की मिट्टी ऐसी नहीं होती जिसमें फसल सही से उगाया जा सकता है। और इसमें देखेंगे कि ये जो इसके बाद के लेवल आता है, इसमें जैसे बालू है, गाद है, इसके नीचे आएंगे तो चट्टान है, ये सब जो है सारी चीजें पाई जाती हैं। मृदा की जो बात कर रहे हैं, अब मृदा निर्माण के कारक की बात करेंगे। मृदा निर्माण के कारक की बात करते हैं, जैसे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसा होता है। इसमें सिर्फ सबसे ज्यादा दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर इन दोनों महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करेंगे तो इसमें जनक है और जलवायु जो कारण होते हैं वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि जो है मृदा निर्माण के धीरे धीरे मृदा कैसे जो है बनती है। जनक सेल, एक पहली बात तो जनक सेल, दूसरा जलवायु जो है दो ही कारक होते हैं इसके। अगली बात आएंगे हम कहाँ पे, मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा निम्नीकरण कैसे होता है और उसके संरक्षण कैसे किया जा सकता है, वो चीज इसमें आएंगे। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन बात करेंगे, जैसे कि निर्मीकरण कैसे होता है, मृदा निर्मीकरण कैसे होता है, कैसे मिट्टी की जो है, तो इसमें देखेंगे कि गुणवत्ता कैसे खराब होती है, क्या क्या चीजें होती हैं और जो है मिट्टी में जो है कमी कैसे पाई जाती है। तो इसमें देखेंगे कि मृदा अपरदन, मृदा अपरदन से आप लोग सीधे परिचित होंगे। जैसे यही है, यहाँ ह्यूमस की मात्रा है, वनस्पतियां यहाँ फसलें उगाई जाती हैं। अगर यहाँ बाढ़ आ जाएगी तो ये ऊपरी परत क्या हो जाएगी, बह जाएगी। अगर ऊपरी परत बह गई तो वहाँ पे फसलें नहीं उगाई जा सकती, क्या मृदा का निर्मीकरण हो जाएगा। और इसके बाद जैसे मृदा में निर्मीकरण हो जाता है, अपरदन हो जाता है और क्षीणता आ जाती है मृदा में, वनोन्मूलन हो जाता है। वनोन्मूलन मतलब पेड़ों को काट दिया जाता है, इससे भी मिट्टी क्या होता है, निर्मीकरण हो जाता है। मिट्टी क्या होती है, कटाव शुरू हो जाता है, मिट्टी कटने लगती है और उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। इसके बाद आएंगे रासायनिक उर्वरक। ज्यादा से ज्यादा रासायनिक जो है प्रयोग करने से क्या होता है, जितने ज्यादा रासायनिक प्रयोग किया जाएगा तो थोड़ा बहुत उपयोग करने से क्या होता है कि अच्छी फसल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अच्छी फसल के लालच में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा उर्वरक देते रहते हैं और एक समय आता है कि मिट्टी बेकार हो जाती है। मिट्टी बेकार हो जाने पर एक और उससे ये होता है कि जितना ज्यादा उर्वरक का और खाद का प्रयोग करेंगे वो धीरे धीरे भौम जल दूषित होगा, क्योंकि धीरे धीरे रिस कर वो जमीन के अंदर ही जाता है। ये भी एक बहुत मृदा प्रदूषण का कारक है और वही जल प्रदूषण का भी यहाँ कारण बन जाता है। कीटनाशक बात करेंगे, कीटनाशक बहुत खतरनाक होते हैं। कीटनाशक जो डालते हैं, अगर उस धोखा हो गया है तो जो डालते हैं उनको भी बहुत हानि पहुंचा देते हैं। और खेतों में जो कीटों के लिए होता है तो वो तो हानिकारक उनके लिए रहता ही है, लेकिन इस साथ साथ इंसानों को भी बहुत बड़ा इसका गलत प्रभाव पड़ता है इंसानों के ऊपर। और कीटनाशक जाएगा मिट्टी में भी इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। कीटनाशक के रूप में अगर उदाहरण के लिए लिया जाए तो यहाँ पे जैसे कीटनाशक डाल रहे हैं तो अगर कीटनाशक डाल दिए तो पूरे खेत के केंचुए ही खत्म हो जाते हैं। अगर केंचुए को देखा जाए तो किसानों को मित्र कहा जाता है। तो एक तरफ से अगर एक तरफ देख रहे हैं फायदा हो रहा है तो एक तरफ नुकसान भी हो रहा है। भूस्खलन की बात करेंगे, भूस्खलन से भी क्या होता है, मृदा का निर्मीकरण हो जाता है। इसी तरह वर्षा दोहन है और बाढ़ भी है जो कि मृदा निर्मीकरण में बहुत सहायक होता है। ये ऐसे कारक है जो मृदा निर्मीकरण में सहायक होते हैं इन्हीं के। और बाढ़ वगैरह में तो बहुत ज्यादा पूरा पानी भर जाता है, इसके बाद अचानक कहीं किसी एरिया में बहुत सी मिट्टियां बहा ले जाती हैं तो बहुत से फसल और ऊपरी परत सब बेकार हो जाती है। ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद आएगी संरक्षण, मृदा का संरक्षण कैसे किया जाता है, मृदा संरक्षण के उपाय क्या होते हैं। अब बात करेंगे मृदा के संरक्षण के उपाय के बाद में, तो जैसे मृदा के संरक्षण उपाय जैसे समुच्च रेखित ज्योति, जैसे और इसके बाद जैसे मल्च बनाना है, वेदिका है और चट्टान बांध है, रक्षक मेखलाएं हैं, ये सब जो है क्या है कि जिनके द्वारा मृदा जो है संरक्षण की जा सकती है। अब इसके बाद आएंगे इसमें कैसे समुच्च रेखी जुताई जो की जाती है जो है कैसे की जाती है। जो भी एक कहने मतलब बराबर के लेवल में, जैसे पहाड़ी एरिया है तो उसमें ऐसे जुताई करते हैं। जैसे बात करेंगे इसमें ये है जैसे पहाड़ टाइप है तो इसमें ऐसे बराबर पैरेलल कहने मतलब इसमें पैरेलल जो है उसको जोता जाता है, जिसके वजह से वो जो है क्या होता है मिट्टी के जो ढलान में जो है जल बहता है तो ज्यादा कटाव नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो क्या होता है कि समुच्च रेखी जुताई में ऐसा होता है कि पैरेलल उसमें जुताई की जाती है, जिससे कि जो ढलान का पानी है वो
जो है मिट्टी को काटता नहीं है और मिट्टी जो से ज्यादा बहती नहीं है, कटाव रुक जाता है। कहने का मतलब यही मेन चीज है। और इसी तरह हम एक बात और देखेंगे कि समुच्चय रेखी जो है वेदिकाएं भी बनाई जाती हैं। वेदिकाएं कैसे बनाई जाती हैं, जैसे आपको हम बता दिए थे कि ऐसे जैसे ये पहाड़, अगर इसमें जोता गया तो वो भी ऐसे ही वो किया गया, ऐसे ऐसे, तो इससे क्या होगा, मिट्टी का जो पानी बहेगा वो धीरे धीरे जो है उतना तीव्र गति से नहीं बढ़ेगा, यानी कि बहेगा, जिसकी वजह से वो मिट्टी कटाव कम होगा। और इसके बाद क्या है, समुच्चय रेखी जो है इसका जो है ये क्या हो जाते हैं, रोधिकाएं हो जाती। रोधिकाएं क्या मतलब कि जो रोधक हो जाए, रोधक जैसे अगर इसमें रोधिकाएं कैसे बनाई जाती हैं, पत्थर और घास का उपयोग करके इसको जो है मृदा को पूरा तरह से बहने से रोका जाता है। ऐसे बाढ़ टाइप बना दी जाती है, छोटी जैसे घास लगा दिए, पत्थर लगा दिए तो तीव्र गति से नहीं बहेगा, रिस रिस के बहेगा। स्वाभाविक बात है, जब तीव्र गति से पानी नहीं बहेगा तो मिट्टी कम कटेगी। आगे आते हैं मल्च बनाना। मल्च बनाना क्या है, जैसे खाली भूमि है उसमें अगर आप कोई भी फसल या पेड़ लगा रहे हैं तो खाली भूमि जो बच रही है तो उसमें जो है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है और जैसे जो भी नमी है होगी वो मिट्टी से जो है उड़ जाएगी, धूप में जल्दी हो जाए, वहाँ की मिट्टी की नमी खत्म हो जाएगी। उसको बचाने के लिए क्या प्रवालों से ढक दिया जाता है जिससे कि नमी बच जाती है, उसी को मल्च बनाना कहते हैं। वेदिकाएं कहते हैं, वेदिकाएं भी तीव्र ढाल में बनाई जाती हैं। तीव्र ढाल में वेदिकाएं बनाने में क्या होता है, पहले जो है उसको खाई रूप में बना दिया जाता है, पानी बहता है वो खाई रूप में उस जगह में गड्ढे में भरता है, भरने के बाद फिर बहता है और उसको जो है और पेड़ पौधे जो छोटे छोटे उस तरह के बाढ़ लगा के उसको करीब जो ढलान होता है, ढलान में क्या होता है पानी जो है उसे उतना तेजी से नहीं बह पाता और जो है उसमें मिट्टी का कटाव कम होता है। और रक्षक मेखलाएं क्या होती है, रक्षक मेखलाएं बनाई जाती है जहाँ पे जैसे समुद्री एरिया है, समुद्री एरिया में क्या होती है बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वहाँ पे जैसे अगर हवाएं तेज चल रही है तो मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा और जैसे मिट्टी उड़ेगी तो ऐसे एरिया में क्या है और मिट्टी को एक वो हवा की वजह से और दूसरा यह अगर बारिश होती है और उस तरह पानी बहता है तो उसमें भी मिट्टी का जो है कटाव, जो जड़े बांध जैसे पेड़ लगे हैं तो मिट्टी का कटाव बांधे रहते हो। तो इस तरह में क्या की जाती है, कहीं पे रक्षक मेखलाएं ये लिखा है, रक्षक मेखलाएं बनाने के लिए ऐसे जैसे एक लाइन से पेड़ लगा दिया जाता है, इससे क्या होता है हवा का जो बहाव होता है, गति होती है, उसमें क्या है उसमें जो है कमी आती है। और इसके बाद करेंगे चट्टान बांध। चट्टान बांध क्या है, तो मिट्टी, ये भी मिट्टी कटाव रोकता है, नालियों को जो है रक्षा करता है चट्टान बांध बनाने से, तो ये भी क्या होता है मृदापर्दन को रोकता है। बीज की फसल क्या हुआ ना, बीज की फसल बीच में अलग अलग जो है उसमें भी एक रो में फसल उगाना, ये भी एक वो होता है कि मिट्टी के कटाव को रोकता है अगर रो में कोई फसल ऐसे उगाई जा रही है। और इसमें देखेंगे कि ये सब सारी चीजें कहाँ डिपेंड करती हैं मृदा संरक्षण में, ये सब सारी चीजों से क्या होता है, जैसे जल चक्र है, जल चक्र में बहुत बड़ा अपना योगदान मृदा संरक्षण शुरू होता है। जैसे जल चक्र सही क्या होता है, जैसे पेड़ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, पेड़ लगने से क्या हुआ, यहाँ पे जल चक्र की बात की गई है। जल चक्र में क्या होता है, जल चक्र का पूरा जैसे कि नीचे से क्या होता है सनलाइट पड़ी, जो भी जल है वो क्या हुआ गर्म हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ, ऊपर उड़ गया, उसके बाद फिर क्या हुआ बादल बने, बादल बनने के बाद फिर कहीं ना कहीं बारिश हुई, बारिश होने के बाद फिर वो आके मिट्टी में आ गया, मिट्टी से आने के बाद फिर उसको पेड़ पौधे सूख लिए, फिर वाइपराइजेशन होगा, फिर इसके बाद ये प्रोसेस जो चलता रहता है वो क्या हुआ जल चक्र कहलाता है। जल चक्र से क्या होता है, जल की पुनः पूर्ति होती रहती है और बीज का सिस्टम सारा चलता रहता है। और इसमें सबसे ज्यादा जल चक्र के क्या होता है, अगर बढ़िया जल चक्र बराबर बना रहे उसके लिए भी पेड़ों की ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पेड़ होने चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या है पेड़ लगाने चाहिए। जल चक्र में पेड़ों को बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम जल चक्र की समस्याएं क्या होती हैं, जल चक्र की यही समस्याएं कहने मतलब कि अगर पेड़ नहीं है तो पूरा जो सिस्टम है वो उतना सही नहीं होगा, सही से बारिश नहीं होगी, सही से जो है जो समय समय पे जो है बारिश होती है, जिस अगर समय पे बारिश नहीं होगी पेड़ों को जो है उतना क्या है नुकसान होगा और इसके बाद फसलों को नुकसान होगा और सारी चीजें जो है उससे बिगड़ जाती हैं, जो कि बहुत हानिकारक होता है हमारे पर्यावरण के लिए। और बात करें जल की उपलब्धता की समस्याएं क्या होती हैं, अगर समस्याएं की बात करते हैं उपलब्ध की समस्याएं कैसे,
तो अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये देश जो है, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से, और बाकी और बहुत से ऐसे देश हैं जो है, पश्चिम एशिया के देश हैं, सऊदी अरब है, इस तरह कई ऐसे देश हैं जहाँ पे कहने वाला पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। अगर देख लिया जाए तो यहाँ तो भारत में भी बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत पानी की समस्याएं हैं, जहाँ से पानी नहीं मिलता। राजस्थान की बात कर लीजिए, राजस्थान में ज्यादा बारिश नहीं होती, वहाँ भी पानी की बहुत समस्याएं होती हैं। और कई शहर हैं भारत के अंदर ही जहाँ की पानी पीने की बहुत दिक्कत होती है कि उन्हें सही पानी नहीं मिल पाता पीने के लिए। पानी तो देखा जाए समुद्र में बहुत भरा पड़ा है, लेकिन जो हम पानी पीते हैं वो भवन जल से मेन निकलता है, वो पानी की मेन बात होती है कि यहाँ पानी की कमी पड़ जा रही है। तो और अगर समुद्र में पानी डायरेक्ट पिया जा सकता तो पानी की इतनी कमी ना होती, लेकिन ये क्या है, समुद्र को पानी खा रहा है जिसकी वजह से वो पानी नहीं पिया जा सकता। इस वजह से हमें पूरा डिपेंड होते हैं भवन जल पे। और अगर भवन जल की बात की जाए तो जितना पानी है भवन जल उसमें 1% के लगभग ये पाया जाता है, जिसकी वजह से पानी की जो है बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। उसमें भी बहुत, और जो स्वच्छ पानी है, शुद्ध पानी है, प्योर पानी की बात कर रहे हैं तो बहुत जगह बर्फ के रूप में, बहुत जगह जो है ऐसे जो है पहाड़ों पे है जो है कि सही से उपयोग नहीं है भवन जल, बहुत कम मात्रा में, ये कहने का मतलब हमारा। आगे आते हैं जल संसाधनों का संरक्षण कैसे। अगर जल संरक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, बहुत से नदियां होती हैं, नदियों में डायरेक्ट जो है जल क्या किया जाता है, बहा दिया जाता है, जैसे वाहित मल है, ये सब चीजें नदियों में गिरा दिया जा रहा है। बहुत से फैक्ट्रियां हैं जो डायरेक्ट नदियों में गिरा दी जा रही हैं। बहुत से जैसे कीटनाशक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, बहुत से रसायन फैक्ट्रियों से निकलते हैं, उनको नदियों में डायरेक्ट नालों में गिराता है, नाले जाके नदियों में मिला देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा जल प्रदूषित हो जाता है। अगर नदियों में गिरा दिए, नदी पानी और जगह गया, वो सब जगह प्रदूषित होता जाता है। धीरे धीरे उसमें क्या है, जो है धीरे धीरे नदियों का जल क्या है, प्रदूषित होता जाता है, और ये जो है धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, भवन जल में पहुंच जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको जो है संरक्षण मिलना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत खतरा बन जाएगा, क्योंकि भवन जल ही जब दूषित हो जाएगा तो आदमी पानी कहाँ से पिएगा। ये सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आगे आते हैं कैसे इसका जो है शुद्ध पर्याप्त जल हमें मिल सके। इसके लिए हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा इसका सही उपयोग करें, ज्यादा मिसयूज न करें, फालतू जो है भगाया ना जाए, और जो रसायन है उनको, रसायन को ऐसे जो है फालतू जो है नीचे ना गिराया जाए, जिसके वजह से वो क्या होगा कि मिल ना जाए, तो उसमें डायरेक्ट जो है भवन जल में ना जाए। इस वजह से रसायनों को डायरेक्ट ना तो कहीं बोरिंग में डाल के नीचे पहुंचा देना चाहिए, ना तो कहीं नदियों में गिराना चाहिए। और इसके बाद करते हैं संरक्षण के रूप में हम, जैसे बहुत सारा पानी जो है कृषि में उपयोग में आता है, वो लगाया जाता है, भवन जल से निकाला जाता है ट्यूबवेल नलों के द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो उसके जगह, बहुत सी जगह हम उसको बचा सकते हैं। जैसे नालियों से लगा रहे हैं तो कहीं पाइप का उपयोग किया जाए, और जो है वो पाइप की जगह जैसे बागवानी है और इस तरह, तो ड्रिप तकनीकी से भी हम जो है उसको बड़े अच्छे से उपयोग कर सकते हैं कि डायरेक्ट पेड़ों तक पानी पहुंचाया जाए, बीच रास्ते में ना हो, तो जिसके वजह से वो क्या होगा कि सही से जो है पौधों को पानी भी दे पाएंगे, और वो जो है हमारा जल भी बच जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आएंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। वन्य जीव की बात करेंगे तो यहाँ जैसे कि जैव मंडल है। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव की बात करते हैं तो जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, ये सारी चीजों से आप परिचित होंगे। फिर भी हम बता देते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, जैव मंडल। ये सब प्राकृतिक जो है वनस्पति है इसमें बहुत, और वन्य जीव दोनों को समझ लीजिए। पर्यटन भी एक शब्द आता है इसमें। पर्यटन क्या होता है, यहाँ जितने भी जीव जंतु हैं, सारे लोग जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित होते हैं, जो भी तो ये यही सब मिलाकर जो है पौधे, जंतु सारे जो है एक दूसरे पर, छोटे बड़े जितने भी जीव जंतु हैं सब आश्रित होते हैं, तो इसलिए इस सबको मिलाकर पर्यटन बनता है। और प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पतियों क्या है, जो वितरण है वो जो है अलग अलग जो है सिचुएशन, अलग अलग इसमें जो है जैसे सदा हरित है, पर्णपाती है, तापमान, आर्द्रता है। ये वनस्पतियों की जो वितरण है वो मौसम के अनुसार रहता है, जहाँ जैसे मौसम रहता है वहाँ वैसे वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगर वनस्पतियों की इसमें बात की जाए तो जैसे ये वन है, घास स्थल है, और गुल्म है, टुंड्रा है। इनकी बात की जाए कि प्राकृतिक वनस्पतियों क्या है, जहाँ बहुत बारिश होती है, पानी ज्यादा होता है, वहाँ बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। और उनके साथ बात करेंगे तो जैसे कि जहाँ पानी कमी पाई जाती है वहाँ कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जो एक समय पे आते हैं, अपने पूरी पत्तियां गिरा देते हैं कि वो अपने आप को सेव करने के लिए, पानी बचाने के लिए।
और इसके बाद जैसे कि सदाहरित क्या होते हैं, सदाहरित जो है एक इकट्ठा एक साथ जो है हमेशा उनको सबसे बड़ी बात ये होती है वो हमेशा हरे भरे दिखते हैं। कारण क्या होता है कि वो कभी अपनी एक साथ पत्तियां नहीं, पर्णहरित क्या होते हैं एक समय आता है उनको पूरी पत्तियां गिरा देते हैं और अपने आप को सेव कर लेते हैं। ये सब किसमें डिपेंड करता है, तापमान और आर्द्रता पर डिपेंड करता है कि उस जगह पे कैसा तापमान है, कैसा आर्द्रता है। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव का संरक्षण, ये जो है बहुत जरूरी है। और जो है वनस्पति संरक्षण जो है वनस्पति और ये जो है, और इसमें बात करेंगे कि ये संरक्षण जरूरी क्यों है कि बहुत से जो है ऐसे इस समय संकट प्रति जो है जातियां हैं, बहुत से विलुप्त होने की कगार पे हैं, कुछ विलुप्त भी हो गए हैं। तो ये बहुत उनको बचाने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा इनका संरक्षण किया जाए। CITE नामक एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है जो कि इसका जो है वो भी बताई है कि पक्षियों का, प्राणियों का और व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और हम मनुष्यों का ये जो है नैतिक कर्तव्य है कि उनकी जो है उनको जो है कर्तव्य है कि उनको बचाया जाए, उनको मारा ना जाए। और जैसे इसमें जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव पर जो है बहुत नुकसान पहुंच जाता है, जैसे दावानल है, भूस्खलन है, मृदा अपरदन, ये सब बहुत इसमें नुकसानदेह होते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें ये क्लियर हो गई होंगी। और इसमें जो है प्राकृतिक वनस्पतियों को आप बता ही दिए हैं, जहाँ पे जैसे माहौल रहेगा, जैसे सिचुएशन रहेगी वो सारी चीजें होंगी। और उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छे से क्लियर हो गया है। आशा करते हैं ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। प्लीज ये हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए।